Hi friends, in this video we'll be studying chapter number 8, Framing the Constitution and its Features of Class 9 SS textbook. This will be on GSEB NCERT syllabus. दोस्तों इस वीडियो में हम 8वां पार्ट करेंगे फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स का। ये 9वीं कक्षा की एसएस टेक्स्ट बुक में से है, जीएसएबी एनसीईआरटी सिलेबस में से है। So friends, when our country got independence on 15th August 1947, apart from making the 562 princely states into one country, there was a big task ahead to make the constitution of the country, which was very important. दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब हमको आज़ादी मिली तब सारे 562 रजवाड़ों को एक करने के अलावा एक बड़ा टास्क हमारे नेताओं के सामने था कि कैसे सारे देशों को हम सारे देशवासियों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। Now, when a constitution is made, usually for a country like India, there was a challenge with the kind of diversity that's there within the people. तो जब हमारा संविधान बनाया गया तब एक चैलेंज था हमारे नेताओं के सामने कि जो विविधता और विविध प्रकार के लोग हमारे देश में मौजूद हैं उन सबको कैसे एक उसमें इंक्लूड किया जाए। So from the moment that process started of making the constitution, there were constant changes made, and at the time it was implemented, it took almost 2.5 years for a committee of 389 people to complete this task. So दोस्तों जब से ये कमेटी बनाई गई उसमें 389 लोग थे जिन्होंने मिलकर हमारा संविधान बनाया। इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये काम ख़त्म करते करते तकरीबन 2.5 साल लग गए थे। इट टुक ऑलमोस्ट 2.5 years to complete it. So let's try to understand what exactly are the features of the constitution and what were the important things that were kept in mind while making the constitution. तो इस पार्ट में हम यही जानेंगे कि संविधान बनाते वक्त क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखी गई और कौन से वो सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आज भी हमारे लिए लाभदायक हैं। So friends, we'll be doing the first part of this chapter over here. My request to you is to please have a calm and patient mind and relax yourself and listen to this because I'll try to explain to you as easily as I can. दोस्तों इस चैप्टर का ये पहला भाग है तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप आराम से रिलैक्स हो जाइए और शांति से इस वीडियो को सुनिए क्योंकि मैं जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी चलो 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। Constitution means, over here let's look at the definition. Any systematic collection of rules designed to govern a country's regime is known as constitution. कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन यहाँ ये दिया गया है कि एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है नीति नियमों का जिसको डिज़ाइन किया गया है, जिसको बनाया गया है किसी कंट्री का शासन चलाने के लिए, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पोर्टेंस ना उसका महत्व क्या है ये जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। द लॉज ऑफ द कंट्री आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश के नियम कानून जो बनाए गए हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन पर, उसके संविधान पर आधारित होते हैं। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज शुड बी सब्जेक्ट टू द रेलेवेंट प्रोविजंस। किसी देश का संविधान और उस संविधान के नियम वो उसके प्रोविजंस के रिलेटेड होते हैं। वो प्रोविजंस मतलब वहाँ उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दिए हैं उसके ऊपर आधारित होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर टू द लॉज ऑफ द कंट्री। एक देश के कानून के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका संविधान उससे ऊपर होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व्स पीरियोडिकल चेंजेस, changing in regiments of the people's aspiration, expectation, interest as well as emotions which are high. संविधान में समय सर और समय जाते जाते चेंजेस होनी चाहिए जिस पे लोगों की भावनाएं, आशाएं, इच्छाएं और उनकी संवेदनाओं का भी रिस्पेक्ट किया गया हो और उस सब को दिमाग में रख के उसमें चेंजेस होते रहें।
दैट्स द रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ लाइव एंड अ बेसिक डॉक्यूमेंट। इसीलिए संविधान को जीवंत और बेसिक डॉक्यूमेंट कहा गया है। प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा कैसे बनाया गया, फ्रेम कैसे बनाया गया, वो जानते हैं। Before independence, the British government on 25th March 1946 handed the duty to the cabinet mission of three members to find a solution to the questions of India's independence. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 15 मार्च 1947 को आज़ादी के पहले एक कैबिनेट कमेटी बनाई गई जिसमें 3 मेंबर्स थे। उनको भारत की आज़ादी के जो प्रश्न आएंगे उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे उस पर डिस्कशन करने को कहा। On the basis of the recommendation of the cabinet mission, the Constitution Assembly was constituted and the structure of the commission was decided. तो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी और उन्होंने स्ट्रक्चर जो ढांचा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिसाइड किया, वो तय किया। Constituent Assembly comprised of 389 members in which various members from different religion, caste, gender and people from various geographical diversification, political representatives and experts from various sectors were included. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 लोग थे। जो लोग मेंबर्स थे अलग अलग जाति, वर्ण, जेंडर्स के और पीपल के जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, विदेश के कोने कोने से आए थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे और एक्सपर्ट्स थे अपने अपने एरिया में। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रकाश मुखर्जी, HP मोदी, KV कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, Krishna Swami Iyer, Baldev Singh, and women representatives Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandit, etc. were the members of the Constituent Assembly. तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सारे लोग मेंबर्स थे। उसमें से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रकाश मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी और कृष्णा स्वामी अय्यर, बलदेव सिंह, और महिलाओं के तरफ से भी उनके प्रतिनिधि थे सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित के रूप में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। A drafting committee was appointed to draft the constitution under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar. एक ड्राफ्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए उसकी कमेटी बनाएगी जिसके हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, चेयरमैन थे उनके। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्टेड वर्क ऑन 9 नवंबर 1946। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 9 नवंबर 1946 को अपना काम शुरू किया था। The Constituent Assembly met for 166 sessions spread over a period of 2 years, 11 months and 17 days. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 166 सेशंस में मिली जो 2 साल 11 महीने और 17 दिन तक फैले हुए थे। ये 166 सेशंस का काल। Members of the assembly had discussed threadbare each and every detail of its provision keeping in concern the matters of constitution of different countries. ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उन्होंने हर एक चीज़ को बारीकी से डिस्कस किया था क्योंकि जो जो मैटर्स थे अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे उन्होंने वहाँ डिस्कस किए थे। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 295 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिसेस। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 295 आर्टिकल्स है और 8 अपेंडिसेस है। आफ्टर अमेंडमेंट्स विथ 395 आर्टिकल्स एंड 9 अमेंडमेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड। बदलाव के बाद 395 आर्टिकल्स और 9 अमेंडमेंट्स तब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। On 26 November 1949, the Constitution was unanimously passed in the Constituent Assembly. 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को सभी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास कर दिया। On 26 January 1950, Constitution of India came into existence and India was declared a republic nation. 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान अस्तित्व में आया और भारत को एक रिपब्लिक नेशन डिक्लेयर किया गया। देयर आफ्टर एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे विद नेशनल फीवर। उसके बाद 26 जनवरी को हर साल हम हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय गौरव के साथ।
In the Indian Constitution, we have four lions as national emblem and national slogan Satyameva Jayate, truth will always win. हमारे भारतीय संविधान में चार शेर भी हैं जिसको हम भारत का चिन्ह कहते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं, और हमारा राष्ट्रीय स्लोगन भी है सत्यमेव जयते. The Constitution provides for citizenship, rights and duties of the people, directive principles of the state policy, union-state relations, elections and emergency provision. हमारे संविधान में एक नागरिक को उसकी नागरिकता, उसकी जवाबदारियाँ, ड्यूटीज़ और उसके प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के हिसाब से यूनियन स्टेट रिलेशंस और इलेक्शंस के सारे प्रोविजंस दिए गए हैं. Thus, the Constitution of India is the most detailed and elaborated national document. इसलिए भारत का संविधान विस्तार से और पूरे डिटेल में समझाया हुआ राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट कहा जाता है. What is preamble? Preamble क्या है? Preamble is the core and important part of the Constitution. हमारे संविधान का एक कोर और इम्पोर्टेंट हिस्सा है preamble. Indian Constitution began with preamble. भारतीय संविधान preamble के साथ शुरू होता है. The words written in the preamble highlight the soul of our Constitution. हमारे संविधान में जो उसकी आत्मा है, ये preamble उसको दर्शाता है. These words include the preamble are given below. The words जो शब्द है preamble में वो नीचे दिए गए हैं. Preamble. We the people of India, having solely resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic and publicly liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual, of the unity and the integrity of the nation. Iran Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adapt, enact and give to ourselves this Constitution. दोस्तों, इसकी जो प्रस्तावना है वो यहाँ हिंदी में है, मैंने दी हुई है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगी. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए और इसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा को में आज तारीख दिनांक 26 नवंबर 1949 को इत्तः द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते हैं. The preamble remained unchanged till 1976. ये जो हमारा preamble है ये 1976 तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया. In 42nd Constitutional Amendment in 1976, the word socialistic, secular, unity and integrity of the nation were added. 42वें Constitution Amendment में 1976 में ये शब्द जैसे कि सोशलिस्टिक, सेक्युलर, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इन शब्दों को ऐड किया गया था. The preamble verbalizes the fundamental objectives of the constitutions, aims, ideas and principles. ये preamble जो है ये हमारे संविधान के जो आइडियाज़ है, उसके एम जो है, ध्येय है और उसके प्रिंसिपल्स है उसको दर्शाता है. Therefore the preamble straight away gives a clear insight of the rules of welfare. इसलिए जो preamble है ये हमारे संविधान के नीति नियम को संक्षिप्त में बहुत अच्छी तरह से समझाता है. The preamble reflects constitution framers' psyche. ये preamble जो संविधान के घड़वैये हैं, घड़े तत्व जो थे, उनकी सोच को, उसकी विचारधारा को अच्छी तरह से दर्शाता भी है. Importance of preamble. The preamble as a soul of the constitution is also an important necessity. ये preamble हमारे संविधान का सोल है, आत्मा है, ये एक important necessity है. To understand the framing of any law of its interpretation, preamble gives proper guidance. किसी भी कानून को समझने के लिए, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए preamble अच्छा गाइडेंस देता है.
To understand the policy behind the framing of any law, preamble plays an important role. कोई भी पॉलिसी समझने के लिए किसी भी कानून का एक इम्पॉर्टेंट रोल preamble के द्वारा प्ले किया जाता है. The preamble is a useful tool to avoid the trouble in the interpretation of the Constitution. एक महत्व का टूल है preamble उसके कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, उसका सार समझने के लिए. When any ambiguity or obscure details in the law arise, preamble helps in understanding and interpreting the law. जब भी कोई दिक्कत एक समझने में कोई अड़चनें आती है तो ये preamble उसके कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, उस लॉ को समझने के लिए हेल्प करता है. Thus preamble serves as a compass to understand the provision of constitution law. इसलिए preamble एक कंपस की तरह वो जो पार्ट संक्षेप में दिशा दिखाने के लिए, एनलार्ज करके समझाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को काम में आता है. Preamble is a nation's unity, integrity and is the standard crust of brotherhood among citizenships who are having noble sentiments and ideas. तो प्रियम्बलम राष्ट्र की एकता, उसकी इंटीग्रिटी और उसकी क्रक्स है, उसको मूल तत्व में जो भातृभाव है लोगों के, उस देश के नागरिकों के बीच में, उसके एक नोबल सेंटिमेंट्स और आइडिया को दर्शाता है. प्रियम्बल इज बैक्ड बाय हाई एंड आइडियाज़ ऑफ गुड. प्रियम्बल के पीछे उच्च और बड़े बड़े गोल ध्येय भी होते हैं. पिलर्स ऑफ द प्रियम्बलम. The words inscribed in the preamble are: We the people of India, sovereign, socialistic, secular, democratic, republic, justice, liberty, fraternity and equality. जो preamble में शब्द इंस्क्राइब किए गए हैं, ये शब्द हैं भारत के लोग, सॉवरेनिटी, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी. Here we will study the following three main pillars of the preamble. यहाँ हम हमारे प्रियम्बलम के 3 महत्वपूर्ण जो स्तंभ है उसको पढ़ेंगे. डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. दिस अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ पावर इज विद द पीपल अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये अल्टीमेट सॉवरेनिटी, ताकत जो है, ये लोगों के पास है भारतीय संविधान के हिसाब से. There is no particular regime of any one particular person, instead it is with the people. किसी एक प्रकार के लोग, किसी एक प्रकार के व्यक्ति के अलावा बावजूद ये सारे लोगों के बीच में है. डेमोक्रेसी, द वर्ड इज डिस्क्राइब फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस विच मीन्स पीपल एंड क्राटोस विच मीन्स पावर. डेमोक्रेसी संविधान का लोकतंत्र, ये शब्द एक ग्रीक शब्द में से निकाला गया है. डेमोस का अर्थ होता है लोग और कार्टोस का अर्थ होता है ताकत, मतलब लोगों की ताकत, उसका मतलब है डेमोक्रेसी. Country's power is not within a group of people, instead it is within the people of the country. एक राष्ट्र की ताकत एक ग्रुप के लोगों में नहीं है, लेकिन उन लोगों के बीच में है, उस सारे देश के सारे लोगों के बीच में. Democratic state administration is such an arrangement in which there is equal justice to people, to social, economic and political, and having equal rights of participation. डेमोक्रेटिक स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं जहाँ हर लोगों को उसके सोशल, आर्थिक, पॉलिटिकल, इक्वलिटी राइट्स और दिए गए हैं, उसमें पार्टिसिपेशन भी दिया गया है. इन डेमोक्रेटिक इंडिया, पीपल इलेक्ट द लीडर्स थ्रू देयर चॉइस बाय कास्टिंग वोट टू रिप्रेजेंट दोज लीडर्स in the parliament and thereafter assuming the post of prime minister and his or her cabinet. इस लोकतांत्रिक भारत में लोग अपने नेता को चुनते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं और उसको वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में भेजते हैं, जो आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट का हिस्सा भी बनते हैं. एग्जीक्यूटिव्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर. इन एग्जीक्यूटिव को एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है. दे आर गिवन स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स. उनको एक स्पेसिफिक अंततः समय दिया जाता है. सिमिलरली द वोटर इलेक्ट्स स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट. इसी तरह ये वोटर स्टेट और लोकल लेवल गवर्नमेंट को भी सिलेक्ट करता है. हेंस डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. इसलिए डेमोक्रेसी को लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का कहा गया है. कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. कैबिनेट में पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं. कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इज द रिस्पॉन्सिबल
टू दी पार्लियामेंट। द कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो पार्लियामेंट के लिए जवाबदार होता है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु पोजेसेस रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एलिजिबिलिटी कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। भारत का हर नागरिक जो कॉन्स्टिट्यूशन एलिजिबिलिटी को धारण करता है, उसके पास होती है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। मिनिस्ट्रियल पोजीशंस आर नॉट एक्वायर्ड हेरिडेटरी। मिनिस्टर लेवल के पोजीशंस हेरिडेटरी मतलब वारसागत में नहीं आते हैं। ईच इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ 5 years टू ऑफ टेन्योर। हर चुने गए सरकार को 5 साल दिए जाते हैं। दिस गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इज नोन एज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट बनती है, सरकार जो बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलती है, इसके लिए उसको जवाबदार सरकार कहा जाता है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फीलिंग ऑफ फेटर्निटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क्स टू अचीव दीज गोल्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो बनाता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है, ये फेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, सबको भेदभाव को साइड पे रखकर, इक्वालिटी देकर सारे ध्येय प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डेसिमेट्स द पावर ऑफ पीपल to cast their votes according to their free will and thereby instill confidence in the constitution। ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हर व्यक्ति को अपना वोट देने का हक देता है, अपने इच्छा अनुसार, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन में उसका विश्वास दिखाता है। The Constitution of Democratic India renders fundamental rights, principles of political direction, parliament, members of assembly, independent and impartial justice, and election commission are those provisions which make our country democratic in every mean। भारत का संविधान जो एक राष्ट्र निर्माण के लिए फंडामेंटल राइट्स देता है, प्रिंसिपल्स देता है, पॉलिटिकल डायरेक्शंस देता है, पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ असेंबली को, उनको इंडिपेंडेंस देता है, इम्पार्शियल जस्टिस के लिए, और इलेक्शन कमीशंस भी है। ये सारे प्रोविजंस है सारे देश के हर नागरिक के लिए, देश की डेमोक्रेसी को आसानी से आगे चलने के लिए। एडल्ट सफरेज मीन्स द सिटीजन अबव 18 years of age can cast his or her vote to one's choice of leaders without discrimination of caste, creed, religion, language, gender, education, income और birthplace। एडल्ट सफरेज का मतलब है हर वो नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो अपना वोट दे सकता है अपने लीडर को, उसका जाति, वर्ण, नात जात देखे बगैर, एजुकेशन, बर्थ राइट, उसके ऊंच नीच देखे बगैर उसको वोट दे सकता है। बट इट इज़ एसेंशियल दैट द सिटीजन्स आर एनलिस्टेड इन द इलेक्टोरल लिस्ट। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो इलेक्टोरल लिस्ट होता है, उस जो सूची होती है, उसमें उस सिटीज़न का नाम हो। सोशलिस्टिक। In the year 1976, by 42nd Indian Constitution Amendments, Constitution of India added in the 42nd Amendment the word socialistic। 42वें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 में उस संविधान के जब कुछ वर्ड्स ऐड किए गए, उसमें सोशलिस्टिक वर्ड ऐड किया गया था। Most of the provisions in the Constitution of India directly or indirectly show social reforms which through social and economic equality and further the aim of welfare state। ज़्यादातर जो प्रोविंस जो हमारे संविधान में है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोशल रेवोल्यूशन दिखाते हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी फर्दर उनके ध्येय में है, जिससे एक स्टेट वेलफेयर हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके। The principles of socialistic pattern direct social, economic and political equality for citizens as given in the preamble। ये प्रिंसिपल जो सोशलिस्टिक पैटर्न के हैं वो डायरेक्ट करते हैं सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए हमारे हर नागरिक को, जो हमारे प्रीएम्बलम में बताया गया है। इट इज़ नाउ रिगार्डेड एज अ प्राइम फीचर ऑफ द स्टेट। आज सोशलिज्म को या सोशलिस्टिक को एक राज्य का प्राइम फीचर बनाया गया है। It reflects the fact that India is committed to secure social, economic and political justice to all people। इसमें यह बताया गया है कि भारत कटिबद्ध है सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल जस्टिस हर लोगों को देने के लिए। India stands for abolishing all forms of exploitation as well as for securing equality and distribution of income, resources and wealth। भारत कटिबद्ध है हर चीज़ के लिए, हर वो तकलीफ़ों के लिए दूर करने के लिए, जो तकलीफ़ किसी में, जैसे लोगों में पैसे अच्छी तरह से, रिसोर्सेज और वेल्थ अच्छी तरह से बंटवारा नहीं गया हो, वो चीज़ को दूर करने के लिए।
Any one particular person should not have powers over all assets. Instead, everyone should have the equal opportunity by getting facilities and provisions from society, and thereby eliminating the discrimination of rich and poor. किसी एक व्यक्ति के पास सारे ताकत या सारे पावर्स नहीं होने चाहिए, इसीलिए लोगों में ये ताकत देनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लोगों में ही ये चीज़ फैली होनी चाहिए ताकि ये सारी चीज़ दूर की जाए, ऊंच नीच भेदभाव के डिस्क्रिमिनेशंस दूर किए जाए। Therefore, we can say that Constitution of India is a socialistic document. इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो एक सामाजिक डॉक्यूमेंट है। Secularism. In the year 1976, by 42nd Indian Constitution Amendment, the word secular was inserted. 1946 में 22वें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सेक्युलर वर्ड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री। भारत एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया कैन नेवर बिकम वन पर्टिकुलर रिलीजियंस कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत किसी एक जाति के हिसाब से एक राज्य नहीं बन सकता है, हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है। इंडिया डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। भारत कोई एक धर्म को फॉलो नहीं करता है। सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स एनी रिलीजियस एक्टिविटी। इसीलिए किसी भी धार्मिक एक्टिविटीज़ को ये हमारा देश प्रमोट नहीं करता है। द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्युलर एक्टिविटीज़ विद रिलीजियस एक्टिविटीज़। भारत एक देश के लेवल पर किसी एक सेक्युलर एक्टिविटीज़ या रिलीजन्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैज़ द फ्रीडम टू चूज हिज और हर रिलीजन। भारत के नागरिक को अपना धर्म सिलेक्ट करने का पूरे हक दिए गए हैं। द कंट्री कैनॉट डिस्क्रिमिनेट अ सिटीजन्स रिलीजियस बेसिस। एक नागरिक के किस धर्म को फॉलो करना उसका नतीजा या उसका डिसीजन कंट्री नहीं तय करता है। Equal job opportunities and political rights to the citizens are given without any religion discrimination. जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिटिकल राइट्स एक व्यक्ति को दी जाती है उसकी धर्मनिरपेक्षता देखे बगैर। इन दिस वे सेकुलरिज्म इज़ द बेसिक फाउंडेशन एंड मैंडेटरी फीचर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह सेकुलरिज्म एक व्यक्ति का हमारे देश का बेसिक फाउंडेशन में मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट फीचर है। सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म समभाव आदि प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वधर्म समदृष्टि और सर्वधर्म समभाव के नियम को जोड़ा गया है। सो नो पर्टिकुलर रिलीजन कुड बी एनकरेज इन एनी स्टेट। सो किसी एक धर्म को किसी भी राज्य में एनकरेज नहीं किया जाता है। देयर इज़ नो प्रोहिबिशन ऑन एनी सिटीजन टू प्रोपोगेट हिज और हर रिलीजियस बिलीव्स ट्रूथ एंड फेथ। किसी नागरिक को अपने धर्म में, बिलीव में, ट्रस्ट में, विश्वास में बदलाव करने में या उसमें जोर नहीं दिया जाता है। उसको वो स्वतंत्रता दी जाती है कि उसको कौन सा धर्म फॉलो करना है, किस में विश्वास करना है, किस में फेथ रखना है। वो जवाबदारी हमारे संविधान ने हमारे नागरिकों को दी है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, इस पार्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू, वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। दिस इज़ कन्हैया पटेल। थैंक्स, बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।